देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 13 के साथ, जिसका नाम है समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ। अब तक हमने देखा कि तांजीरो को तेरुको का बड़ा भाई मिल जाता है और वो तेरुको को उसके पास छोड़कर ड्रम मॉन्स्टर क्योगाई से लड़ने आ जाता है। तांजीरो को फिर धीरे धीरे क्योगाई से लड़ने का तरीका पता लगने लगता है कि वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर अपने ड्रम्स से इस घर के कमरों का फेरबदल कर सकता है। अब तांजीरो लड़ाई में हिम्मत ना हारने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जिससे क्योगाई को भी गुस्सा आ जाता है। वहीं घर में दूसरी तरफ जेनित्सु और शोइची मिलकर तांजीरो को ढूंढ रहे होते हैं। शोइची पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम बस गोल गोल घूम रहे हैं? जिस पर जेनित्सु रुक जाता है और बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बस शोइची ने ये बात पहले बोल दी। शोइची फिर उसे किसी रूम में जाने को कहता है और इतने में ड्रम बजते ही रूम घूम जाता है। ऐसा होते ही जेनित्सु और शोइची दोनों दरवाजे की तरफ गिरते हैं और वो दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं और ऐसा होते होते वो दोनों घर के बाहर जाकर फिकाते हैं। यहाँ तांजीरो क्योगाई से लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, पर वो ड्रम्स के चलते खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो फिर खुद को संभाल कर कहता है, मेरे पास सोचने का भी टाइम नहीं है कि मैं क्या करूं। तो क्योगाई उससे चिढ़कर एक और पंजे का अटैक कर देता है। तांजीरो उससे बचकर क्योगाई से उसका नाम पूछने लग जाता है। मॉन्स्टर फिर उसे अपना नाम बताता है और तांजीरो कहता है, सुनो क्योगाई, मैं किसी भी कीमत पर वो बच्चा तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। क्योगाई ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं उस लड़के को मार कर अपनी जगह 12 किजुकी में वापस बना लूंगा। जिसके बाद क्योगाई अपने अटैक्स और तेज कर देता है। क्योगाई को अपना पास्ट याद आता है, जहां वो एक लेखक होता है और वो गाने लिखा करता था, लेकिन एक म्यूजिशियन क्योगाई की इस हॉबी को बेकार बताता है और कहता है कि तुम बस कलम और कागज वेस्ट कर रहे हो। फिर वो क्योगाई के लिखे पन्नों पर पैर रखकर वहां से जाने लगता है। असल में इस समय तक क्योगाई ऑलरेडी एक डीमन बन गया था, तो वो अपने ड्रम से उस आदमी को मार देता है। प्रेजेंट में भी ये सोचकर क्योगाई और भड़क जाता है और इतनी तेजी से ड्रम बजाता है कि तांजीरो रूम में गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। इतने में क्योगाई के पेपर्स भी रूम में घूमने लगते हैं। क्योगाई 2 सेकंड के लिए रुकता है, जिससे वो पेपर्स जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तांजीरो किसी भी पन्ने पर पैर नहीं रखता है। क्योगाई ये देखकर शॉक हो जाता है कि तांजीरो ने उसकी कहानी पर पैर नहीं रखा। तांजीरो अब वाटर ब्रीदिंग करता है और उसे महसूस होता है कि वो हर ड्रम की हवा को सूंघकर उससे होने वाले अटैक्स का पता लगा सकता है। वो अब 9th फॉर्म स्प्लैशिंग वाटर फ्लो टर्ब्यूलेंट इस्तेमाल करता है और घूमते हुए रूम के साथ ही तेजी से क्योगाई के पास आ जाता है। क्योगाई को भी अब तक समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। उसी वक्त तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड मिल जाती है और वो जल्दी से आकर क्योगाई से कहता है, तुम्हारा ब्लड डीमन आर्ट बहुत बढ़िया था। ऐसा कहकर वो उसका गला काट देता है, जिससे तांजीरो चैन की सांस लेता है। तभी उसे डीमन की आवाज आती है और वो अपने कटे हुए मुंह से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा ब्लड डीमन आर्ट बहुत अच्छा था? तांजीरो हाँ कहता है, तुम्हारा ब्लड डीमन आर्ट बहुत अच्छा था और इसी की वजह से मैं तुम्हें लोगों को मारने के लिए माफ नहीं कर सकता हूँ। क्योगाई का सिर और उसकी बॉडी धुआं बन रही होती है। इतने में तांजीरो को याद आता है कि उसे इसका ब्लड सैंपल ले लेना चाहिए। वो एक इंजेक्शन में क्योगाई का ब्लड निकालता है, जिसके बाद उसके पास एक बिल्ली आती है। ये बिल्ली तमायो और यूशिरो ने भेजी थी। तांजीरो बिल्ली के बैग में इंजेक्शन रखता है, जिसे लेने के बाद बिल्ली तुरंत कमरे से गायब हो जाती है, जो कि यूशिरो की असली पावर्स है। तांजीरो को अब तेरुको की याद आती है और वो कमरे से बाहर जाकर क्योगाई की तरफ देखता है और कहता है, आपकी आत्मा को शांति मिले। जिसे सुनकर क्योगाई रोने लगता है और राख बनकर मारा जाता है। तांजीरो तेरुको और उसके बड़े भाई को आवाज लगाते लगाते एक रूम में आता है, जहां अचानक से उसके ऊपर कोई अलग अलग चीजें फेंकने लग जाता है। आखिर में उसके सिर पर एक बुक लगती है, जिससे वो गिर जाता है और देखता है कि वो असल में तेरुको और कियोकी है। वो कहते हैं कि दरवाजा खुलता देख हमें लगा कि कोई मॉन्स्टर है। तांजीरो उन्हें बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उस डीमन को मार दिया है। और फिर वो उन दोनों को लेकर घर से बाहर जाने लगता है। कुछ देर में तांजीरो को दोबारा खून की स्मेल आने लगती है और वो जल्दी से उसका पीछा करते हुए घर से बाहर निकल जाता है और देखता है कि जेनित्सु नेजुको का बॉक्स टाइट पकड़कर बैठा है और वो
अनजान डीमन स्लेयर उसे मारता हुआ बॉक्स पर से हटने को कह रहा है। जेनित्सु बुरी तरह घायल हो चुका होता है और कहता है, तांजीरो, मैंने तुम्हारे बॉक्स को बचा कर रखा है क्योंकि तुमने कहा था कि ये बॉक्स तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। जेनित्सु कुछ देर पहले हुई बात को याद करता है जब वो दोनों घर के बाहर आकर गिर गए थे और जेनित्सु बेहोश हो गया था। पर जेनित्सु सोने के बाद या बेहोश होने के बाद भी हर चीज महसूस कर सकता है। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसमें उसे छोटी से छोटी आवाजें भी सुनाई देती हैं। जेनित्सु की नींद खुल जाती है और शोइची उसे कहता है, गिरते टाइम तुमने मुझे पकड़ के रखा था ताकि मुझे कुछ न हो सके, उसके लिए थैंक्स। जेनित्सु खुश हो जाता है और अपने सिर पर हाथ रखता है जिससे उसे खुद का खून दिखाई देता है और जेनित्सु बेहद डर जाता है और पूछता है, क्या मैं मर जाऊंगा? इतने में दोनों को उस अजनबी डीमन स्लेयर की आवाज आती है और दोनों डर जाते हैं। वो डीमन स्लेयर भी घर के बाहर आ जाता है और उसे महसूस होता है कि उस बॉक्स के अंदर कोई डीमन बैठा हुआ है जो कि हम जानते हैं कि नेजुको है। जेनित्सु को फिर अचानक से याद आता है कि ये असल में वो 5th डीमन स्लेयर है जो फाइनल सिलेक्शन में पास हुआ था और फाइनल टेस्ट खत्म होते ही ये सबसे पहले वहां से चला गया था। वो डीमन स्लेयर नेजुको के बॉक्स की तरफ उसे मारने भागता है पर देखता है कि जेनित्सु ने आकर उसे रोक दिया है। डीमन स्लेयर पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर जेनित्सु अपना नाम बताता है। मेरा नाम जेनित्सु है। और वो बताता है कि वो भी उसी के जैसा डीमन स्लेयर है। इस पर डीमन स्लेयर कहता है, इस बॉक्स में डीमन है तो तुम्हें सामने से हट जाना चाहिए ताकि मैं इसे मार दूं। पर जेनित्सु मना कर देता है और कहता है कि ये बॉक्स तांजीरो का है। डीमन स्लेयर को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर जेनित्सु के गले पर रख देता है, मगर जेनित्सु फिर भी नहीं हटता है। वो बताता है कि मुझे शुरुआत से ही पता था कि इस बॉक्स में एक डीमन है और तांजीरो एक डीमन के साथ सफर कर रहा है, क्योंकि जेनित्सु के सुनने की शक्ति से उसे डीमन की गंदी आवाज महसूस हो गई थी। पर वहीं तांजीरो की आवाज जो उसे बहुत ही नेक और साफ लगती है और उसे सुनकर जेनित्सु का रोने का मन करने लगता है। वो आगे कहता है कि पूरी दुनिया के जीव आवाज करते हैं, सांस लेने से लेकर रगों में खून के बहने तक जेनित्सु को सारी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो पता लगा सकता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तांजीरो एक डीमन स्लेयर है, फिर भी वो एक डीमन के साथ घूम रहा है तो उसकी जरूर कोई अच्छी वजह होगी, और वो वजह कुछ भी हो मुझे यकीन है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। पर डीमन स्लेयर उसकी एक भी बात नहीं समझता है और जेनित्सु को मार मार कर उस बॉक्स से उसे हटाने की कोशिश करने लगता है और कुछ ही देर में तांजीरो बाहर आ जाता है। लेकिन डीमन स्लेयर अभी भी जेनित्सु को मारता रहता है। अब डीमन स्लेयर अपनी तलवार निकालकर जेनित्सु को मारने ही वाला होता है कि तभी तांजीरो उसे रुक जाने को कह देता है। रुको, और तेजी से चिल्लाता हुआ डीमन स्लेयर की तरफ आता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर ये अजनबी डीमन स्लेयर कौन है और क्या ये भी तांजीरो के हाथों मारा जाएगा या अपना कोई अलग रूप दिखाएगा। और साथ ही जेनित्सु को जब पता चलेगा कि बॉक्स के अंदर एक सुंदर लड़की बैठी हुई है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिए।